हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशेष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, भारत के अंदर हिंदी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी है, हिंदी को किन किन बोलियों के अंदर विभाजित किया गया है, हमारे संविधान के अंदर हिंदी भाषा को कब स्वीकार किया गया है। इन सब विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा का क्या अर्थ होता है? भाषा का अर्थ होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, जिसके माध्यम से हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं और वो जिस माध्यम से उसे समझ पाता है वह माध्यम हमारा भाषा कहलाता है। हम इसे तीन रूपों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, मौखिक। मौखिक बचपन में आपने टेस्ट वेस्ट दिए होंगे। ये जो मौखिक वही वाला है जब हम हमारा जो टेस्ट होता था वो पेपर पे नहीं होता था, लिखित नहीं होता था, मास्टर ऐसे सुन लेता था जबानी। ये वही वाला मौखिक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका लिखित। लिखित में क्या होता है, अपने विचारों को जब लिखकर प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि मैं अगर कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ और आप उसे समझ पा रहे हैं तो हम लिख रहे हैं, तो ये ही लिखित है। तीसरे नंबर पे आता है आपका सांकेतिक। सांकेतिक इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, तो उनके लिए एक भाषा का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज, सांकेतिक लैंग्वेज। ये उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आदमी नहीं बात कर सकता, कर सकता है, करते हैं लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले भारत के अंदर किसी भाषा का अगर प्रचलन था तो वह थी संस्कृत। आपने सुना होगा कि हमारे भारत के जितने भी पुराण हैं, जितने भी आपके वेद हैं, वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सबसे पहले जो भारत के अंदर भाषा आई है, आप कह सकते हैं कि वो आई है संस्कृत। संस्कृत संस्कृत को भी दो भागों में विभाजित किया गया था। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अभी वैदिक संस्कृत क्या है? वैदिक संस्कृत जैसे कि अभी हमने बात की है इसके बारे में कि जिसके अंदर वेद वेद लिखे गए थे, वेदों का निर्माण, वेदों की जो रचना हुई है वो वैदिक संस्कृत के अंदर हुई है। उसके बाद थोड़ा प्रचलन और हुआ है, फिर लौकिक यानी कि समाज के अंदर, लोक के अंदर, लोगों के बीच में इस भाषा का थोड़ा सा प्रचलन हुआ, तब ये कहलाने लगी लौकिक संस्कृत। उसके बाद आगे चलती है, उसके बाद आगे चल के कहलाती है आपकी पाली। आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी जिसके अंदर उन्होंने उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा थी? पाली। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के समय जिस भाषा का प्रचलन था वो कौन सी थी? पाली। इसके बाद आगे चलते हैं प्राकृत। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके टाइम की जो भाषा थी और जिसके अंदर उन्होंने अपने सभी उपदेश दिए हैं वो थी आपकी प्राकृत भाषा। उसके बाद आगे चलते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आती है आपकी अवहट, और अवहट के बाद आती है आपकी हिंदी। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है। अगर ऑप्शन में दे रखा अवहट तो आपको टिक कर देना अवहट। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी की जो जननी है किस को माना जाता है, तो हिंदी की जननी माना जाता है आपका अपभ्रंश। जैसे कि मैंने बताया कि अगर अवहट दे रखा तो आपको ये टिक करना है, अगर ये नहीं दे रखा तो आपको अपभ्रंश करना है। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की जननी क्या है? आपकी अपभ्रंश। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? फिर आपको बताना है संस्कृत।
आदि जननी क्या होता है, ये क्वेश्चन अलग क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आपने एक शब्द सुना होगा जिसको बोलते हैं आदि मानव। वह मानव जो प्रारंभ से है, आदिकाल से है, उसे आदि मानव कहा जाता है। जैसे आप हिंदी का विभाजन पढ़ेंगे आदिकाल, उसमें भी आदिकाल वह काल जो सबसे पहला काल है। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, अपभ्रंश को कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे देश की जो भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। क्योंकि इसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो भाषा है कौन सी है, हिंदी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे संविधान के अंदर हिंदी भाषा को कब स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की जो संविधान है उसके अंदर 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान हमारे देश का जो बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीटली तैयार हो गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को स्वीकार कर लिया गया। हिंदी भाषा को किस रूप में स्वीकार किया गया, राजभाषा के रूप में। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। एक छोटी सी बात जो सभी देश के अंदर एक राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्र की एक अपनी भाषा होती है। हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अभी राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है किसी भी देश के अंदर अधिक क्षेत्रफल पर, अधिक भूभाग पर जो अधिक लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रचलन होता है, जिस भाषा को लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलन किस भाषा का था, हिंदी का। लेकिन फिर भी इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्वीकार किया गया। इसका क्या कारण था? इसका कारण यह था हमारे भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, केरल के अंदर मलयालम बोली जाती है, तमिल के अंदर तमिल बोली जाती है, कर्नाटक के अंदर कन्नड़ बोली जाती है, पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाली बोली जाती है। तो कुछ राज्यों ने विवाद किया, ऑब्जेक्शन उठाया कि सर हमारी भाषा क्यों नहीं हो सकती। आप जब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर रहे हैं, क्यों ना तमिल को कर दो, क्यों ना बंगाली को कर दो, क्यों ना पंजाब को कर दो। इस विवाद को देखते हुए हमारी जो संविधान सभा थी उसमें स्वीकार किया गया कि हमारे देश की जो राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं होगी। अब राजभाषा का क्या अर्थ होता है, इसको समझ लेते हैं। राजभाषा का अर्थ होता है जिस भाषा के अंदर सरकारी कामकाज किया जाता है, वह उस देश की या फिर उसे राजभाषा कहा जाता है। आप जानते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो राजभाषा है वो हिंदी है। राजभाषा जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर दो ही भाषाओं के अंदर कार्य किया जाता है, एक तो हिंदी और आपकी दूसरी इंग्लिश। 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 14 सितंबर को ही हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। मैंने कहा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ये भी दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है 14 सितंबर को। कोई पूछता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, इसके लिए संविधान में जिक्र कहाँ है? ये जो राजभाषा है इसके लिए संविधान में जिक्र मिलता है आपको आर्टिकल 343। हमारे संविधान के आर्टिकल 343 में राजभाषा का उल्लेख है कि हमारे देश की जो राजभाषा होगी वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। हिंदी होगी, भाषा होगी, राजभाषा होगी। एक चीज और समझ लेते हैं, लिपि। लिपि क्या होता है? जैसे किसी देश की भाषा जरूरी है वैसे ही लिपि भी जरूरी है। लिपि का क्या अर्थ होता है? लिपि का अर्थ होता है लिखने का तरीका। जो हमारा लिखने का तरीका है, जैसे कि ये है, ये कौन सी होगी?
ये होगी आपकी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिपि होती है हमारी देवनागरी। हमारी लिपि कौन सी, मतलब ये जो लिखने का माध्यम है, जैसे हमने लिख रखा है, हम ऐसे लिखते हैं कै, है, गै, ये जो लिखने का माध्यम है यही क्या कहलाता है, हमारा लिपि कहलाता है। जैसे कि आपने रोमन लिपि देखी होगी, ऐसे करके 5 को ऐसे बना देते हैं और 6 को ऐसे बना देते हैं, ये क्या है, रोमन लिपि है। आपने अंग्रेजी की लिपि देखी होगी, ABC, ये क्या है, लिपि है। तो लिपि किसे कहा जाता है, लिखने का जो तरीका है उसे लिपि कहा जाता है। लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की किसके किसके बारे में की, भाषा की। भाषा से एक नीचे वाला पोर्शन होता है उपभाषा, और इससे भी छोटा होता है आपका बोली। आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसके मतलब समझ लेते हैं, इनका क्या मतलब होता है। भाषा का अर्थ तो आप समझ ही गए हैं कि भाषा का अर्थ क्या होता है, और इससे पहले समझ लेते हैं राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। एक ही बात है, किसी भी देश की राष्ट्रभाषा भाषा ही होती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो भाषा से छोटे वाला भाग होता है वो होता है उपभाषा। उपभाषा का क्या अर्थ होता है, उपभाषा को जानने से पहले हम समझ लेते हैं बोली क्या होती है। बोली का अर्थ होता है भाषा का क्षेत्रीय रूप। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, आपका बोली कहलाता है। जब उस बोली का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है, बढ़ने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उपभाषा। और वह रूप जब और बड़ा रूप ले लेता है, अधिक विस्तृत हो जाता है, तो वह कहलाता है आपका भाषा। तो सबसे बड़ी क्या है, भाषा है, उसके बाद क्या है, उपभाषा है, उसके बाद क्या है, बोली है। अब हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो हिंदी है उसे कितनी उपभाषाओं के बीच में बांटा गया है। हमारी जो हिंदी है इसे 5 उपभाषाओं के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी। हमारे पास किताब होती है, यूट्यूब पे भी हम पढ़ते हैं। बात ये नहीं कि हमने समझ ली है कि कौन कौन सी होती है, कितने भागों में बांटा गया है। बात होती है कि हम इन चीजों को याद कैसे रखें। मैं कोशिश करूंगा मैप के माध्यम से आपको समझाने की। ये जो हमारा क्षेत्र है ये है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सबसे पहले हम हिंदी को बांटते हैं पश्चिमी हिंदी। ये हमारा क्या हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके अंदर जो हमारी उपभाषा है, जैसे कि हमने बात की है भाषा, हिंदी भाषा जो है उसे 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जिसमें से एक क्या है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा बिहार, बिहारी हिंदी।
दोस्तों स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें या फिर मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि कम समय के अंदर आपको काफ़ी सारा मटेरियल दिया जाए। 3 हो गए। फिर चौथा नंबर होता है आपका पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। 5वां नंबर होता है आपका राजस्थानी हिंदी। पहले नंबर पर हमारी पश्चिमी हिंदी, दूसरे नंबर पर पूर्वी हिंदी, तीसरे नंबर पर बिहारी हिंदी, चौथे नंबर पर पहाड़ी हिंदी और 5वें नंबर पर आपकी राजस्थानी हिंदी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं के अंदर बांटा गया है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि इनकी जो है किस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैं आपको बता देता हूं कि अपभ्रंश का क्या मतलब होता है। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि हिंदी की जो जननी है वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है अपभ्रंश होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। जैसे कि आपने पढ़ा सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद थोड़ा परिवर्तन हुआ लौकिक संस्कृत, उसके बाद थोड़ा और परिवर्तन हुआ पाली भाषा की, फिर थोड़ा और परिवर्तन हुआ प्राकृत भाषा की, फिर थोड़ा और परिवर्तन हुआ फिर आपकी अपभ्रंश आ गई, फिर और परिवर्तन हुआ फिर आवाहट आ गई, फिर और परिवर्तन हुआ हिंदी आ गई। तो इस तरीके से जब भाषा अपना रूप बदलती रहती है बदलती रहती है तो अपभ्रंश हो जाती है। अपभ्रंश यानी कि बिगड़ जाती है। तो भाषा में बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। हमने हिंदी भाषा की लिपि जानी कि देवनागरी होती है। अब हम जान लेते हैं कि हिंदी जो भाषा है, भाषा की जो उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से हुई है। हमारी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। जैसे हमारी हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, वैसे ही जो बिहारी हिंदी है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश। इन सभी चीजों को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें मैंने इकट्ठी की हैं, मैंने किताब देखी है, यूट्यूब पे भी कई सारी क्लासेस हैं जो सारी चीजें आपको अलग अलग ही बिखरी हुई मिलेंगी। मैंने इन सभी चीजों को समेटने की कोशिश की है ताकि एक क्लास के बाद में आपको दूसरी क्लास पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, आपको कोई और अदर वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ये सारी की सारी चीजें क्वेश्चन बनते हैं, डिस्कशन करेंगे हम इसके बारे में कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बिहारी जो है, बिहारी जो भाषा है, बिहारी जो हिंदी है वो किस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको क्या बताना है? मागधी अपभ्रंश से हिंदी जो बिहारी हिंदी है उसकी उत्पत्ति हुई है। वैसे ही आपकी जो राजस्थानी हिंदी है इसकी अपभ्रंश क्या है? इसकी अपभ्रंश है आपकी शोरसेनी अपभ्रंश। इसके बाद जो आपकी पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की अपभ्रंश क्या है? पूर्वी हिंदी की अपभ्रंश आपकी अर्धमागधी। अर्धमागधी। अब बचे आपके 1 2 बच गए। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की क्या है आपकी? शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी की जो आपकी पहाड़ी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आपकी खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी जो हिंदी है इसकी जो अपभ्रंश है वो कौन सी है? शोरसेनी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी की बात कर लेते हैं। पूर्वी हिंदी की क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश। बिहारी हिंदी की बात कर लेते हैं,
मागधी अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी की बात कर लेते हैं, खश अपभ्रंश। राजस्थानी हिंदी की बात कर लेते हैं, सोरसेनी अपभ्रंश। एक क्वेश्चन जो है कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, अब वो है जो पंजाबी भाषा है आपकी, पंजाबी भाषा की जो अपभ्रंश है वो क्या मानी जाती है। तो ये है पंजाबी की जो भाषा है, पंजाबी जो भाषा है इसकी जो अपभ्रंश है आपकी पैसाची। पैसाची, पैसाची अपभ्रंश। आपकी जो पंजाबी जो भाषा है उसको लिखने का तरीका भी अलग है, आपने देखा होगा उसकी लिपि कुछ टेढ़ी मेढ़ी करके होती है, तो उसकी जो लिपि है आपकी क्या है, पैसाची अपभ्रंश। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी को जो है 5 उपभाषाओं के अंदर बांटा गया है। पहला आपका पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा पहाड़ी हिंदी, पांचवा राजस्थानी हिंदी। अब बात करते हैं बोलियों की कि हिंदी भाषा को किन किन बोलियों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी को जो है कितने भागों में बांटा गया, 5 में। फार्मूला लिख देता हूं मैं इसका, के बी एच। कब कब है, आप के बी एच लिख सकते हैं या फिर कब कब है ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी पश्चिमी हिंदी है उसे कितनी बोलियों के अंदर बांटा गया है या फिर उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने, 5। कौन कौन सी बात करते हैं। कैसे क्या होता है आपका, खड़ी बोली, ये जो पश्चिमी है ये उपभाषा है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हिंदी जो भाषा है ये क्या है, उपभाषा है। उपभाषाओं को भी बोली के अंदर बांटा गया है। कितनी बोलियों के अंदर बांटा गया है, 5। पूर्व पश्चिमी हिंदी को 5 बोलियों के अंदर बांटा गया है। पहले नंबर पे कौन सी आपकी, खड़ी बोली। ये अपना जो मेरठ वाला हिस्सा है, सहारनपुर वाला हिस्सा है, गाजियाबाद वाला हिस्सा है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका ब्रज भाषा। B4 क्या होता है, ब्रज। आपका जो मथुरा वाला एरिया है, मथुरा आगरा, इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो आपकी बोली बोली जाती है वो बोली जाती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा बोली जाती है। जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अगर इनसे रिलेटेड कोई कवि भी होता है तो वो अपनी रचनाएं किसमें करता है, ब्रज भाषा के अंदर। तीसरे नंबर पर होता है आपका कन्नौजी। कन्नौज के अंदर तीसरे नंबर पे कन्नौजी होगी, चौथे नंबर पे होगी आपकी बुंदेली। ये बुंदेली, इसको भी याद कैसे रखना है, हमारा जो ललितपुर झांसी वाला एरिया है जहां पर पहाड़ देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर 2 ही जगह पहाड़ देखने को मिलते हैं, एक तो छत्तीसगढ़ की तरफ और दूसरा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की तरफ। यहाँ पर तांबा हुआ, यूरेनियम हुआ, जितने भी तत्व होते हैं सारे के सारे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर काली मिट्टी पाई जाती है तो वो यहाँ पाई जाती है, ललितपुर झांसी में। तो ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है इसमें क्या बोली जाती है, बुंदेली। अगर मध्य प्रदेश वाले इस पोर्शन में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है, बोली बोली जाती है, आप तब भी कह सकते हैं कि बुंदेली बोली जाती है। ये एरिया वही है, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश वाला बुंदेलखंड वाला एरिया। 5वें नंबर पर आता है आपका हरियाणवी। ये भी इसी के अंदर आती है। आप जानते हैं कि जो हरियाणा का जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से टच है, तो हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी। हरियाणवी में एक और नाम से जाना जाता है बांगरू। कई बार हरियाणवी लिख के देते नहीं है, पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी
बोली जो है पश्चिमी हिंदी का हिस्सा नहीं है, या कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंदर नहीं बोली जाती, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वहाँ हरियाणवी ना देकर क्या देते हैं, बांगरू देते हैं। जैसे खड़ी बोली है आपकी, कहाँ है खड़ी बोली? खड़ी बोली को एक अन्य नाम से जाना जाता है, कोरवी के नाम से। खड़ी वाली कह दो, खड़ी बोली कह दो, या फिर आप कोरवी कह दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में हरियाणवी होगी, 5 होगी। पहले नंबर पर आपका खड़ी बोली, दूसरे नंबर पर आपका ब्रज भाषा। ये जो ब्रज भाषा है, आप इसे भाषा समझने की गलती ना कीजिएगा। ये देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है कि आपको ब्रज भाषा है, पर ये बोली है। जैसे कि आपने सुना होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर नहीं है, वो एक झील है। विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर झील है। उसके बारे में बात, उसके बाद कन्नौजी हो गई, चौथे नंबर पे आपकी बुंदेली हो गई, और 5वें नंबर पर आपकी हरियाणवी या फिर बांगरू हो गई। अब बात करते हैं आपकी पूर्वी हिंदी के बारे में। पूर्वी हिंदी को बांटा गया है 3 भागों में। इसका एक फार्मूला बता देता हूं, ABC। A4 क्या होता है, अवधि। अवधि यानी कि लखनऊ वाला जो क्षेत्र है आपका, अवध, लखनऊ वाला जो क्षेत्र है, वहां पर कौन सी बोली जाती है आपकी, अवधि। B4 होता है बघेली। B4 होता है आपका बघेली, और C4 होता है आपका छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है, छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ वाला जो छत्तीसगढ़ आपका स्टेट है, उससे जो सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, वहां पर बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। A4 अवधि, B4 बघेली, C4 छत्तीसगढ़ी। अब बात करते हैं किसकी, बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी की बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे लेते हैं भोजपुरी। आपने सुना ही होगा भोजपुरी, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, बिहार के अंदर भोजपुरी बोली जाती है। दूसरा एक स्थान है मगध, आपने सुना होगा मगध, मगध साम्राज्य, वो कहां पर है, बिहार के अंदर है, मगधी। और तीसरे नंबर पे आती है आपकी मैथिली। तीनों की तीनों इंपोर्टेंट है, याद रखना। मैं बाद में रिवीजन भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं, कैसे याद करनी है ये भी बताऊंगा। इनको 3 भागों में बांटा गया। अब बात करते हैं राजस्थानी हिंदी के बारे में। राजस्थानी हिंदी को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मालवी, मेवाती, ये उत्तर वाला जो भाग है मेवाती, दक्षिण वाला भाग मालवी, पश्चिम वाला भाग मारवाड़ी, और आपका जो पूरब वाला भाग है इसको जयपुरी के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ। मेवाती, मेवाती यानी कि मेवा, आप ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मैक्सिमम जो है, उनका प्रोडक्शन, उनका उत्पादन कहाँ होता है आपका, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मेवा लेनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तर के अंदर। उत्तर में कौन सी है, मेवाती। ये मालवी, मालवी यानी कि माल, यानी कि तत्व, खनिज तत्व। ये आपका दक्षिण वाला जो पोर्शन है भारत का, इसके अंदर पठार, पहाड़ पाए जाते हैं, और जितने भी आपके तत्व हैं ये पहाड़ियों में, पठारों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर माल चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, दक्षिण के अंदर। ये जो मारवाड़ी लिखी है आपकी, आप जानते हैं कि ये आपका जो पंजाब राजस्थान वाला जो बॉर्डर है, गुजरात वाला जो बॉर्डर है, और इधर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पे लड़ाई होगी, मारधाड़ होगी। मारधाड़ यानी कि मारवाड़ या फिर मारवाड़ी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपका जो ये अपने वाला इलाका है, उत्तर प्रदेश वाला इलाका, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, जयपुरी। जयपुरी को एक अन्य नाम से जाना जाता है ढूंढानी।
ढूंढानी के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की। ये जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है, उत्तराखंड थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश वाला जो पोर्शन है, पहाड़ी इलाका जो है, यहाँ पर पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। पहले नंबर पे होती है आपकी कुमाऊनी, कुमाऊनी, कुमाऊनी। दूसरे नंबर पे होती है आपकी गढ़वाली, गढ़वाली। टीवी गढ़वाल आपने नाम सुना होगा, ये उधर की है। आइए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा। हमने जाना कि भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा का अर्थ होता है अब जिसके माध्यम से हम अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाता है। फिर हमने जाना कि बोली क्या होता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अब बोली का जब विस्तार हो जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है, तो वह उपभाषा कहलाता है। और उपभाषा का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? आपका भाषा कहलाता है। उसके बाद हमने जाना राजभाषा क्या होता है, जिसके अंदर सरकारी कामकाज होता है, राजभाषा कहलाता है। हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। किस आर्टिकल के अंदर है? 343 के अंदर है। 343 आर्टिकल के अंदर राजभाषा का उल्लेख है कि हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा होगी वो हिंदी होगी। हिंदी भाषा को संविधान में कब जगह मिली, कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। पूछा जाता है कि हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में हमने जाना कि हिंदी को कितनी उपभाषाओं के अंदर बांटा गया है? 5 उपभाषाओं के अंदर बांटा गया है। सबसे पहली पश्चिम हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बिहारी हिंदी, चौथे नंबर पर पहाड़ी हिंदी, पांचवें नंबर पर राजस्थानी हिंदी। फिर हमने जाना कि इन उपभाषाओं को भी बोलियों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले हमारा पश्चिमी हिंदी को 5 बोलियों के अंदर बांटा गया है। फार्मूला बताया KBH। के से खड़ी बोली, बी से आपकी ब्रजभाषा, फिर के से आपकी कन्नौजी, बी से आपकी बुंदेली और एस से आपकी हरियाणवी या फिर बांगरू। फिर हमने जाना पूर्वी हिंदी के बारे में। पूर्वी हिंदी का फार्मूला बताया ABC। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। फिर हमने जाना बिहारी हिंदी के बारे में। बिहारी हिंदी को भी 3 भागों में बांटा गया है, आपकी भोजपुरी, आपकी मगधी, आपकी मैथिली। उसके बाद हमने जाना राजस्थानी हिंदी के बारे में। राजस्थानी हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है, ऊपर मेवाती, उत्तर में, दक्षिण में मालवी, पश्चिम में आपकी मारवाड़ी, पूर्व में आपकी जयपुरी या फिर ढूंढानी। तो दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।